गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के? पढ़ाई लिखाई कर रहे हो या मजे ही चल रहे हैं? बस कोरोना की वैक्सीन का जश्न मना रहे हो कहीं बैठे बैठे कि हाँ वैक्सीन आ गई, अब तो कुछ नहीं होने वाला हमारे को। 16 तारीख को हमारे लग जाएगी, उसके बाद तो कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लापरवाही नहीं बरतें। ठीक है, आपका नंबर अभी बहुत लेट आएगा, आपसे पहले हमारा नंबर आएगा। ठीक है ना? चलो चालू करते हैं। बायोमोलिक्यूल्स, लिविंग्स की बात हो रही है तो मॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल में हम लोग जो चल रहे थे, कार्बोहाइड्रेट्स कर लिया, प्रोटीन हम लोगों ने लगभग लगभग लास्ट एपिसोड में कवर कर लिया था। याद आया आप लोगों को? प्रोटीन्स की प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर को हमने खत्म कर दिया था, ठीक है ना, स्ट्रक्चर। उसके बाद फाइबर प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन का डिफरेंस भी हम लोग कवर कर रहे थे। तो फाइबर और ग्लोबुलर प्रोटीन की ही बात हम लोग करते हैं, तो वहां पर एक सीधा सा फंडा है। क्या काम आता है फाइबर प्रोटीन? देखो बहुत सिंपल है, अपनी अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा समझा देता हूं। फाइबर प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन में डिफरेंस क्या है? वहां तो हमने देखा ही था, काफी सारे डिफरेंस यूज के हिसाब से देखते हैं। तो एक चीज मैं आपको बात करता हूं, फिजिकल फिटनेस के लिए सब लोग वर्क करते हैं, जिम जाते हैं, ये जाते हैं, वो जाते हैं, क्लियर है कि नहीं? लेकिन एक चीज देखी होगी कि हम लोग जब नॉर्मल में, जहां अच्छा ट्रेनर नहीं होता, वहां जाते हैं, अपने हिसाब से जिम में जाते हैं, तो मसल्स मतलब ऐसा तो बन जाएगा, लेकिन जो मसल्स होती है ना, एक एक वो दिखते हैं, बाइसेप्स ट्राइसेप्स, वो नहीं बनती जनरली। क्लियर है? उसके लिए हमें स्पेशल डाइट्स की जरूरत पड़ती है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। जिम जाते ही क्या होता है, हम लोगों के माइंड में हेल्थ बनानी है, मसल्स बनानी है, उसके लिए प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन चाहिए तो उसके लिए हम लोग क्या सोचते हैं? एग खाना है। हर कोई ये कहेगा, मतलब जाओ आपको यही कहेगा एग खाना चालू कर, प्रोटीन मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हम शरीर के लिए। अभी अभी तू इतनी एक्सरसाइज कर रहा है तो अंडा खा। ऐसा नहीं है। यहीं पे ही हम लोगों का मिसकंसेप्ट होता है। अब देखो, मसल्स बनाने का, जिम जाने वाले कई लोगों तो ऐसे मोटे मोटे से होते हैं, मतलब पेट भी बाद में जब काम नहीं करते हैं तो आ ही जाता है, बट ऐसे ऐसे। और कई लोग होते हैं पतले से होते हैं, लेकिन एक एक मसल्स दिखती है। क्लियर है? अंतर है। अब देखो जितने भी मॉडल्स हैं, जो या मतलब एथलीट्स वगैरह वगैरह ऐसे होते हैं, तो उनके मसल्स अलग होते हैं, हमारे मसल्स उतने परफेक्ट नहीं होते, क्योंकि वो स्पेशल डाइट चार्ट, एक परफेक्ट ट्रेनर होता है। वो उसको चार्ट चार्ट बना के देता है आपको, ये इतने बजे मूली खानी है, इतने बजे मटर खाना है, इतना ये खाना है, उतना ये खाना है। ठीक है ना? हम लोग ऐसा नहीं, हम प्रोटीन को ध्यान देते हैं, वो लोग किस तरह का प्रोटीन खाना उसको ध्यान देते हैं। यहां पर डिफरेंस आता है दो तरह का, कि प्रोटीन दो टाइप का होता है, ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन। अगर आपको मसल्स बनानी, आपकी बॉडी मस्कुलर होनी चाहिए, एथलीट टाइप की, रेसलर टाइप की, तो आपको ग्लोबुलर प्रोटीन इग्नोर करना है, कम खाना है। मतलब ऐसा नहीं कि खाना ही नहीं है, कम होना चाहिए आपकी डाइट में। फाइब्रस प्रोटीन आपकी डाइट में ज्यादा होना चाहिए, मतलब बीन्स वगैरह, दाल वगैरह जिनमें फाइबर होते हैं, वो प्रोटीन खाने के जो है ना, वो ऐसा। ठीक है ना? एग वगैरह में आपके क्या होता है? ग्लोबुलर प्रोटीन ज्यादा होता है, और आपको खाना है फाइब्रस प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा, जिससे आपके मसल्स बने, ना कि आप ज्यादा हेल्दी हो। ये आप ध्यान रखना। इसीलिए जब आप एक्सरसाइज छोड़ देते हैं, आपने देखा होगा कि कई बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर होते हैं, एक्सरसाइज छोड़ते ही, ये तो भगवान का पता नहीं, लेकिन ये फिर मटका आगे वाला जो पेट है, वो एमआरएफ के टायर जैसा हो जाता पूरा का पूरा। क्लियर है कि नहीं? अंतर यही है, क्योंकि उनकी वो प्रोटीन थी, फाइब्रस सॉरी ग्लोबुलर प्रोटीन थी, जो अब फैट के फॉर्म में बहुत इजीली कन्वर्ट हो रही है। तो ये मैंने आपको एक एडिशनल ज्ञान दे दिया फोकट का। ठीक है, चलो अब हम आगे की बात करें। तो अगला जो पॉइंट है हमारा, वो है आपका यहां पर प्रोटीन्स के बाद डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, अगला वर्ड है, वो है आपका डी। सीधी सी बात है, प्रोटीन्स की जो अरेंजमेंट है, प्रोटीन की जो चेन है, उस चेन में डीनेचुरेशन का वाला, उस चेन का नेचर चेंज हो जाना, उसे कहते हैं हम लोग डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन।
नेचर ही चेंज हो गई। ऐसा कब होता है? तो जब हम गर्म करते हैं या उसमें कोई केमिकल चेंज होता है, तब डीनेचुरेशन वर्ड लगता है। ठीक है ना? तो चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स और change in arrangement of amino acid units, अमीनो एसिड यूनिट्स के अरेंजमेंट में चेंज जो है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। हाँ या ना? कोई डाउट है तो बोलो। तो ये एक वर्ड हो गया डीनेचुरेशन। कोई दिक्कत? नेक्स्ट लेते हैं हम लोग। ठीक है ना? अब जनरली it will be, it is due to heat, मतलब टेम्परेचर, ठीक है ना, और एसिड बेस ये क्या होता है? इनके कारण जनरली ऐसा होता है। क्लियर है कि नहीं? कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। ठीक है, तो ये आपका डीनेचुरेशन का पॉइंट हो गया। तो एसिड बेस केमिकल्स डालने से या और कोई एनवायरमेंटल फैक्टर का वगैरह के साथ भी हो सकता है। ठीक है ना? तो ये क्या होता है? टू टाइप का होता है डीनेचुरेशन, टेम्परेरी और परमानेंट। डीनेचुरेशन दो टाइप का होता है, एक टेम्परेरी डीनेचुरेशन, एक होता है परमानेंट डीनेचुरेशन। टेम्परेरी डीनेचुरेशन का मतलब क्या है? तो टेम्परेरी डीनेचुरेशन का मतलब है कि जब डीनेचुरेशन रिवर्स हो जाए, तो इसको टेम्परेरी को रिवर्सिबल भी बोल सकते हैं और इसको इरिवर्सिबल भी बोल सकते हैं। एक है रिवर्सिबल, एक है इरिवर्सिबल डीनेचुरेशन। कोई दिक्कत? बोलो। ठीक है, मींस अब एक एग्जांपल देखते हैं रिवर्सिबल का एग्जांपल, कि जैसे हम लोग एग्जांपल देखो, बहुत इजीली समझ में आएगा। अभी आप धूप में खड़े हो, ठीक है ना? धूप में जब जाते हो तो आपकी स्किन का कलर डार्क हो जाता है। अभी ऐसा नहीं, परमानेंट काले नहीं हो कर रहा हूं अभी। तो अभी जैसे आपकी स्किन डार्क हो जाती है, वापस आप छाया में आते हो तो कलर नॉर्मल होने लग जाता है। तो ये क्या हुआ? टेम्परेचर मिला तो प्रोटीन चेंज क्या हो गई? डिसऑर्डर्ड होने लग गई। कई बार होता है, प्रैक्टिकल बात है। तो ये क्या हो गया? चेंज इन कलर ऑफ स्किन ड्यू टू टेम्परेचर, टेम्परेरी चेंज जो हुआ। धूप में खड़े ही और दिन रात धूप में घूमते तो वो स्किन काली पड़ गई, तो वो परमानेंट हो गया एक तरह से उस जगह पे। तो ये आपका टेम्परेरी हुआ। कोई दिक्कत है? आपकी बहुत से स्ट्रक्चर्स में ऐसे चेंज होता है कि भाई थोड़ा टाइम बाद वो नॉर्मल सेटल हो जाती है वापस। दूसरा होता है परमानेंट डीनेचुरेशन। उसका एग्जांपल एग है, एग योक। आमलेट बना लो, अंडे को तोड़ के आमलेट बना के सॉलिड कर लो। अब आपका मूड क्या हो, खत्म हो जाए कि यार आमलेट खाने का नहीं है मेरे को, आज नहीं 2 दिन बाद खाऊंगा, वापस इसको अंडा बना दूं, बना सकते हो ना? तो एग योक को आमलेट में सॉलिडिफाई कर लिया आपने, और आप उसको चाह के भी अब रिवर्स नहीं कर सकते। तो ये हो गया आपका परमानेंट डीनेचुरेशन। क्लियर है कि नहीं? तो एक है आपका टेम्परेरी डीनेचुरेशन, जैसे चेंज इन कलर ऑफ स्किन ड्यू टू
टेम्परेचर। ठीक है ना। दूसरा है आपका एग योक है, जो अभी लिक्विड है, इसको जब गर्म करते हैं तो एग योक सॉलिड हो गया, ये रिवर्स नहीं होगा, ये रिवर्स नहीं होगा। हाँ या ना, आ गया समझ में। तो ये परमानेंट हो गया। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। म्यूटेशन एक वर्ड आपने सुना होगा 10th वगैरह में, एकदम आपकी आईज का कलर परमानेंट चेंज हो गया, कई बार होता है ना सडन चेंज, तो वो भी डीनेचुरेशन की कैटेगरी के एग्जांपल्स होते हैं। क्लियर हो गया? बोलो, कोई दिक्कत है तो फटाफट बोल दो। एंड। ठीक है, चलो अब देखो, विटामिन लास्ट एपिसोड में मैंने आपके बाइंड अप कर दिए थे, याद है? एंजाइम्स का एक छोटा सा एनसीईआरटी में दे रखा है, वैसे एंजाइम्स को डिटेल में पढ़ लेते हैं सरफेस केमिस्ट्री में, बट यहां पर बायोमोलिक्यूल में भी एंजाइम का 4 लाइनें दे रखी है, तो मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट टू पॉइंट करवा देता हूं। तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो है आपका एंजाइम्स। एंजाइम्स का एक और नाम क्या है? एंजाइम्स आर कॉल्ड एज बायो कैटलिस्ट। एंजाइम्स का क्या नाम है? तो एंजाइम्स आर कॉल्ड एज बायो कैटलिस्ट, पहला पॉइंट। दूसरा है कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ लिविंग्स। लिविंग्स की जितनी भी एक्टिविटीज को एंजाइम्स कंट्रोल कर सकते हैं, तो करते हैं कैटलिस्ट की तरह। क्लियर है क्या? नहीं। परफॉर्म बिटवीन क्या कहते हैं 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, बेटर परफॉर्म। पीएच रेंज क्या होती है एंजाइम्स की वर्किंग की? तो वो अराउंड 6 टू 7.5 के बीच में होती है। जनरली स्लाइटली, जनरल बात है ये, ऐसा नहीं कि सबके लिए ऐसा है। क्लियर है? तो स्लाइटली एसिडिक मीडियम में ये अपना परफॉर्मेंस देते हैं। सर ये क्या होता है? बिकॉज आई एम मैथ्स स्टूडेंट, मीन्स ये क्या मीन्स समझा नहीं क्या? ये क्या लिखा है आपने? आधी लैंग्वेज मत लिखो, ये क्या का मीनिंग कुछ बताओगे तो ये क्या है, नहीं तो ये क्या, तो मुझे भी नहीं पता भाई। ठीक है, तो 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ये अपना परफॉर्मेंस बेस्ट देते हैं। पीएच रेंज जो होती है, ये स्लाइटली एसिडिक पीएच रेंज में अपना परफॉर्मेंस देंगे। एंजाइम्स तो नाम तो सुना ही होगा ना यार, मैथ्स स्टूडेंट तो 10th तक तो कुछ तो पढ़ा ही है ना, डाइजेशन में, हर चीज में। और नहीं पता है तो कोई बात नहीं, बायो कैटलिस्ट, लिविंग्स में जो कैटलिस्ट होते हैं वो बायो कैटलिस्ट मतलब एंजाइम्स कहलाते हैं। क्लियर बेटा? तो अगर आपने लाइफ में कभी ये नाम नहीं भी सुना तो यहीं से जीरो से शुरुआत कर रहे हैं अपन। क्लियर हो गया? पीएच रेंज हो गया। रिएक्शन स्पेसिफिक होते हैं, रिएक्शन SBCIFIC इन नेचर, मतलब पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर एंजाइम ही काम आएगा। अपनी ही चाबी से खुलने वाले लॉक, पता है ना, अच्छी क्वालिटी के लॉक होते हैं जो खुद की चाबी से खुलेंगे। लोकल लॉक तो क्या है ना कि तार वार से भी खुल जाते हैं। तो वही सेम एंजाइम है, पर्टिकुलर रिएक्शन में पर्टिकुलर एंजाइम काम आएगा। ये नहीं कि किसी रिएक्शन में कोई भी डाल दो,
कैटलिस्ट और एंजाइम में ये थोड़ा डिफरेंस है। कैटलिस्ट क्या होता है, निकल पीडीपीटी कुछ भी डाल दोगे एक बार काम चल जाएगा। एंजाइम्स में ऐसा नहीं है। तो ये एक और ध्यान रखने की एंजाइम्स की आपकी पॉइंट हुआ। अगला फेवरेट फूड जो होता है एंजाइम्स का, वो है अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम सॉल्ट जो होते हैं वो एंजाइम्स का यमी यमी फूड है, मतलब फेवरेट फूड है। मजा आता है इनको, वही अच्छा खाना खिलाओ अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। तो वही वाली बात यहां पर है। मर्क्यूरी वगैरह इनके लिए पॉइजन है, ठीक है ना। पॉइजन कौन है, मर्क्यूरी है, जैसे ग्लास है। ये इस तरह के जो केमिकल्स होते हैं ये उनके लिए पॉइजन का काम करते हैं। क्लियर हो गया बच्चों, कोई दिक्कत है तो बोल दो। अब कुछ एंजाइम्स आपको याद रखने हैं, तो काम के जो एंजाइम्स हैं वो आप ध्यान रखो। यीस्ट सेल, ये यीस्ट क्या है, फंगस है, फंजाई है, मतलब कंटेन्स जाइमेज, इनवर्टेज, माल्टेज, जिम याद रखने का। एंजाइम्स, यीस्ट शेल जो है वो इन एंजाइम्स को रखता है, यीस्ट फंगस। अब आप कहोगे ये क्या बवाल है, क्योंकि ऋषि तो कहेगा, है क्या नहीं। तो ये क्या बवाल है, ठीक है बेटा तू गुजराती आदमी है, तेरे सरनेम से पता चल रहा है, खम्मन ढोकला खूब खाता है बैठा बैठा, है ना। क्लियर है कि नहीं। तो अब उसमें क्या होता है कि खम्मन बनाते हैं, तो जो खम्मन, अगर आप अभी कहो मम्मी को कि मम्मी अभी खम्मन बना दो, तो मम्मी कहेगी ऐसे नहीं बनता, कि अभी ऐसे नहीं बनता, टाइम लगता है खम्मन बनाने में। टाइम कर, किचन में टाइम नहीं लगता, खम्मन का जो सॉल्यूशन है, लिक्विड है, घोल, उसको पहले से 1-2 दिन या सुबह बनाओगे तो शाम तक वो तैयार होता है, तब खम्मन बनता है। क्लियर है कि नहीं। जितना उसको फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है उसमें, जलेबी के लिए भी ऐसा ही होता है। तो बहुत से गुजराती में तो खमन ढोकले में ऐसा होता ही है। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं, तो उनमें फर्मेंटेशन में जो केमिकल डेवलप होता है, जो वहां पर वो जो जर्म्स या बैक्टीरिया बोलो, है ना, वो होते हैं यीस्ट, फंगस होती है। बैक्टीरिया वर्ड तो हमने ले लिया काम में, तो फंगस होती है यीस्ट, तो वो वहां काम आती है। क्लियर है कि नहीं, बोलो कोई दिक्कत है तो। अब उसमें ये 3 एंजाइम होते हैं। अब ये 3 एंजाइम है, तो इसका पूरा नाम क्या है, जाइमेज। इसका क्या नाम है, इनवर्टेज। और इसका क्या नाम है, माल्टेज। ठीक है ना। फुल फॉर्म भी लिख दिया बेटा, तेरी बोलने से पहले लिख दिया हमने। जाइमेज, इनवर्टेज, माल्टेज। जाइमेज क्या काम आता है, तो आपका ग्लूकोज होता है C6H12O6। इसका जाइमेज की प्रेजेंस में, ये जो जाइमेज की प्रेजेंस में यहां एल्कोहल बनता है। इस प्रोसेस का नाम होता है फर्मेंटेशन। तो जाइमेज क्या काम आता है, फर्मेंटेशन, ग्लूकोज को एल्कोहल में बदलने का काम करता है। ठीक है ना। और ये वो वाला जिम नहीं है, ये अपनी स्टाइल का जिम है। मेरे जैसे इस जिम को ज्वाइन करोगे, मेरे जैसे मसल्स बनेंगी। क्लियर है, आ गया समझ में। इनवर्टेज, इनवर्टेज एंजाइम क्या होता है, सुक्रोज होता है आपका C12H22O11। उसको इनवर्टेज की प्रेजेंस में जब रखते हैं, हाइड्रोलिसिस भी करवाते हैं, तो बनता है ग्लूकोज, पढ़ा चुका हूं ये बात, प्लस फ्रक्टोज। ठीक है ना, C6H12O6। एक है ग्लूकोज, दूसरा है आपका फ्रक्टोज। आ रहा है समझ में कि नहीं।
ठीक है, तो यहां इन्वर्टेड एंजाइम्स की प्रेजेंस में बनता है, इसी के कारण इसका नाम है इन्वर्ट शुगर। तो ये शुगर अब कहलाती है इन्वर्ट शुगर। माल्टेज जो होता है आपका, ये है सुक्रोज, SUCROSE, सुक्रोज। माल्टेज एंजाइम, माल्टोज होता है C12H22O11। इसकी प्रेजेंस में, जब इसका हाइड्रोलिसिस होता है इसकी प्रेजेंस में, तो बनता है ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल C6H12O6। तो ये बनता है ग्लूकोज। तो जैसे ये कुछ एंजाइम्स मैंने यहां पर लिखे, किसका क्या काम है वो आपको देखते ही समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है तो बोल दो भाई। चले हम आगे और देखो, ये तो एक एंजाइम का जिम आपको भेज दिया था मैंने। जिम के अलावा डायस्टेज एंजाइम है, वो क्या होता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। डायस्टेज एंजाइम स्टार्च को शुगर में बदलता है। और देखो, बहुत से एंजाइम है जो हमारे रेनिन एंड पेप्सिन, मिल्क को डाइजेस्ट कराने में काम आते हैं। लाइपेज, अमाइलेज, क्लियर, ठीक है ना। तो ये आपके लाइपेज क्या काम आता है, लिक्विड को, फैट को फैटी एसिड्स में मतलब तोड़ने में काम आता है। ठीक है ना, तो लिख देता हूं कुछ। वो क्या होता है, फैट टू फैटी एसिड्स, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर में बदलने का काम करता है। शुगर का मतलब सुक्रोज वगैरह में, ठीक है ना। रेनिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ के अमीनो एसिड बनाते हैं, प्रोटीन टू अमीनो एसिड्स। ये आपका कुछ काम हो गया। किसी को प्रॉब्लम है यहां तक तो बोल दो भाई। चले हम आगे। नेक्स्ट अगला केस करते हैं हम लोग इसके बाद। यहां तक कमेंट भी दे दो अपने, आ रहा है ऋषि समझ में? अभी तो तेरे को ही समझ में आ रहा है बस। यस, समझ आया, वाह। चलो देखते हैं हम आगे। तो ये एंजाइम्स को भी मैंने यहां पर खत्म किया। अब हम लोग अगला पॉइंट कर रहे हैं, वो है न्यूक्लिक एसिड। तो अगला जो पॉइंट है वो हमारा, वो क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। देखते हैं उसमें। न्यूक्लिक एसिड इज द पार्ट ऑफ प्रोटीन्स। ये एक तरह से कह सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। अब उनमें क्या होता है क्या नहीं होता है वो चीज समझते हैं अपन लोग। चलो,
पॉइंट इज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, ये हमारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को रेगुलेट कराते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। तो सबसे पहले बेसिक बात हम यहीं पे डिफरेंस करके, फालतू की रामायण के बजाय डिफरेंस करके खत्म करते हैं डीएनए और आरएनए में। ठीक है, डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। पूरा नाम क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसका नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। दो बातें हैं, एक है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और एक है राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है कि नहीं, ये तो एक बात हुई। तो नाम हो गया। इसमें जो शुगर होती है डीएनए में, वो होती है डीऑक्सीराइबोज, इसमें होती है राइबोज शुगर। ठीक है ना, तो दोनों जो शुगर की वैरायटी है वो मैंने अलग अलग लिख दी। बेस यूनिट क्या होती है इसमें, बेस यूनिट्स मतलब बेस का मतलब बेसिक यूनिट क्या होती है, एडेनिन, थायमिन, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, थायमिन, साइटोसिन, और दूसरा होता है इसमें वो है ग्वानिन। चार। इसमें बेस यूनिट जो होती है वो क्या होती है, एडेनिन, यूरेसिल और साइटोसिन, और वो तो है ही है। ये तो है ही है। तो बेस यूनिट मतलब मेन डिफरेंस है, डीएनए में जो होता है थायमिन होता है, आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल होता है। तो डीएनए और आरएनए में ये डिफरेंस होता है। नेक्स्ट, इसका जो फंक्शन होता है, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। प्रेजेंट कहां होता है, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ये क्या होता है, इन साइटोप्लाज्म, और उसमें भी राइबोसोम। साइटोप्लाज्म के राइबोसोम पार्ट में ये प्रेजेंट होता है। क्लियर, साइटोप्लाज्म भी लिखोगे चलेगा। अगला है फंक्शन, इसका काम क्या है, फंक्शन से पहले भी एक बार स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। इसमें क्या होता है, सिंगल हेलिकल होता है। डबल हेलिकल और सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर। अगला है अपना फंक्शन।
फंक्शन क्या होगा, तो डीएनए के फंक्शन क्या होते हैं, तो ये काम करता है, जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, मतलब जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता रहता है। जेनेटिक मटेरियल है मींस जनरेशन टू जनरेशन ये ट्रांसफर होता रहता है और नई जनरेशन्स का फॉर्मेशन करता है। इसका मतलब ये है आरएनए क्या काम करता है, तो आरएनए का काम है प्रोटीन सिंथेसाइज कराना। तो ये डीएनए आरएनए के कुछ पॉइंट्स मैंने यहां पर समझाए, पॉइंट टू पॉइंट, जितना अपने को अपने लेवल पे काम आ रहा है ना, उससे तो मैंने ज्यादा दे दिया यहां पर। क्लियर हो गया? चलो आगे देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट लेते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं मतलब डीएनए आरएनए, उनकी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें क्या होता है, तो उसमें सबसे पहले होता है फॉस्फेट यूनिट, शॉर्ट में बना दूं P4O-3, ये आपके यूनिट होती है, ठीक है ना। ये यहां पर शुगर के साथ जुड़ती है, मान लो कौन सी शुगर है वो भी डिटेल में अभी समझा देता हूं। ये सब बाद में देखेंगे इनको, है ना, कौन क्या है। और यहां पर होता है बेस यूनिट, ये आपका डीएनए का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि यहां पर ओ, यहां पर आगे चेन चल रही होती है, तो यहां पर भी वही फॉस्फेट यूनिट के साथ PO4-3 के साथ यहां जुड़ जाता है ऐसे, तो आगे की चेन CH2 के साथ ऐसे चलती जाएगी। ऐसे, तो ये फॉस्फेट यूनिट है। अगर मैं इसको फॉस्फेट को यहां खोल के बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा कि ओ, ये तो आपका CH2 है ही, कॉमन सेंस है, फॉस्फेट है तो ये आपका फॉस्फेट यूनिट, ये आपका हो गया, ठीक है। तो ये फॉस्फेट में ऐसे जुड़ता जाएगा। तो यहां पर भी अगर मैं इसको खोल दूं तो क्या होएगा, ये हो, ठीक है। तो ये बेसिक यूनिट है यहां पर। अब जो बात यहां पर निकल के आ रही है वो क्या है, आपको जो ध्यान रखना है कि शुगर कौन कौन सी होती है, ये बेसिक यूनिट हो गई, ठीक है ना। अब बात करते हैं शुगर्स। तो शुगर दो टाइप की होती है आपके, एक होती है राइबोज और एक होती है डीऑक्सी राइबोज। तो बीटा डी राइबोज ये एक शुगर है। तो बीटा डी राइबोज शुगर क्या है, 5 कार्बन की शुगर होती है। तो स्ट्रक्चर देख लो, बिल्कुल जैसे ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है ना, उसी तरह से होती है, बस OH का डायरेक्शन का ध्यान रखना और एक कार्बन कम होता है इसमें। तो ये है आपका डीऑक्सी राइबोज शुगर। दूसरा होता है हमारा, वो है आपका डीऑक्सी राइबोज।
बीटा डी 2, डीऑक्सीराइबोज। इसमें और इसमें अंतर केवल इस जगह होता है बस। तो यहां पर आपको अब इजीली गोला कर दिया तो अब आपको समझ में आ जाएगा। H बाकी सब सेम है। ये आपका ये वाली शुगर्स हो गई, तो शुगर यूनिट हो गई आपकी, ठीक है ना। बीच वाली फॉस्फेट पता ही है, बेस को हम लोग देख लेते हैं तो फटाफट आपका काम हो जाएगा। बेस की स्ट्रक्चर याद नहीं करनी है आपको, टेंशन मत लो, मैं बना भी नहीं रहा हूं, ठीक है ना। फिर भी किसी को उमड़ घुमड़ के आ रहा हो तो एनसीईआरटी या किसी बुक से देख लेना, बाकी कोई काम की नहीं है। बेस यूनिट, बेस यूनिट में क्या होता है, एडेनिन थायमिन के साथ और साइटोसिन ग्वानिन के साथ जुड़ता है। ये जो ये इंडिकेशंस हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बताते हैं। इसका मीनिंग क्या हो गया, या फिर एडेनिन यूरेसिल के साथ और साइटोसिन ग्वानिन के साथ जुड़ेगा, तो ये आपका डीएनए का क्रियाक्रम हुआ और ये आरएनए का क्रियाक्रम हुआ। तो ये बेस यूनिट की बात हो रही है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे कि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्लियर हो गया, ये दोनों में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, इनमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये इसका मीनिंग है। तो ये बेस यूनिट हुई। तो यहां पर हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जिसमें फॉस्फेट, बेस और शुगर 3 यूनिट्स यहां पर रेस्पॉन्सिबल होती है न्यूक्लिक एसिड के लिए। 3 बातें यहां पर होती है। क्लियर हो गया, कोई डाउट है? चले हम आगे, फटाफट देखो। अब देखो आगे, अगला है हमारा। अब इसमें न्यूक्लिक एसिड की जो स्ट्रक्चर, उसमें 2 वर्ड आते हैं, एक होता है न्यूक्लियोटाइड और एक होता है न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लिक एसिड में 2 वर्ड पे आपको ध्यान देना है, एक है न्यूक्लियोटाइड और एक है न्यूक्लियोसाइड। तो ये आपका न्यूक्लिक एसिड है, जिसमें क्या होता है, एक होता है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड, NuClEOSID। न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है आपके, तो न्यूक्लियोसाइड में शुगर होती है। कौन सी शुगर है वो आपके सामने है, समझा चुका हूं, इसलिए यहां पर केवल ऐसे लिख रहा हूं। साथ में बेस होता है, तो ये होती है न्यूक्लियोसाइड। और जब इसमें फॉस्फेट यूनिट जुड़ जाती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है न्यूक्लियोटाइड में। मतलब शुगर फॉस्फेट जुड़ गया, साथ में बेस प्लस फॉस्फेट। कैसे जुड़ता है वो समझा चुका हूं आपको। तो ये डिफरेंस है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में। चले हम आगे। नेक्स्ट, अब इसका मतलब इसकी एनर्जी क्या होगी,
कम होती है, इनकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। एक कम एनर्जी और एक ज्यादा एनर्जी वाला मॉलिक्यूल होता है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है तो बोल दो। और तो कोई खास काम का है नहीं, फॉर्मेशन ऑफ वो जरूरत है नहीं, वो बेसिक है। अब हम लोग बात करते हैं तो डीएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं। डीएनए डीएनए के स्ट्रक्चर में डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। तो जो आपने सबको पता है, वॉटसन एंड क्रिक ने सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाया था। अब यहां पर पूरा ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। मान लो ये 80 है, समझना आप ढंग से। ये मान लो 80 है, ऐसा नहीं कि 2 बार आएगा। ये मान लो सीजी है, अभी जगह कम है तो आप बढ़ाने से कोई मतलब नहीं। ये मान लो हो सकता है टीए हो, ये आपका 80 हो सकता है, कोई भी अरेंजमेंट हो सकता है। ये 80 हो सकता है, ये आपका जीसी हो सकता है, ये आपका 80 दोबारा आ गया, मान लो रैंडम कुछ भी चलता है। ये आपका सीजी हो सकता है, ये आपका टीए हो सकता है, ऐसे चलता रहेगा इस तरह। ये है आपका मीनिंग। अब यहां पर जो बात आ रही है, तो डीएनए का ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। इसमें 80 टीए, पहले कोई भी जुड़े, ए पहले आए या टी पहले आए कोई फर्क नहीं पड़ता, टी ए ए टी, बस ये ध्यान होना चाहिए आपको कि ए टी सही है, टी ए कॉम्बिनेशन भी सही है, सी जी सही है, जी सी सही है। ये तो सही लिख दिए मैंने। अब गलत क्या हो सकते हैं, ए ट्रिपल बॉन्ड टी या टी ट्रिपल बॉन्ड ए, सी ए, जी टी, सी डबल बॉन्ड जी, जी डबल बॉन्ड सी। ये ऐसे कॉम्बिनेशन जिसमें बॉन्ड का डिफरेंस हो, कि जहां ट्रिपल है वहां ट्रिपल ही आना चाहिए, जहां डबल है वहां डबल ही आना चाहिए। एक तो वो कॉम्बिनेशन आपको देखना है। क्लियर हो गया? एक तो ये ध्यान रखने की बात है। दूसरा जो आपको ध्यान रखना है बच्चों यहां पर, वो है कि ट्रिपल की जगह डबल नहीं चलेगा, डबल की जगह ट्रिपल नहीं चलेगा। मतलब बेस यूनिट अल्टी पल्टी हो सकती है, सीताराम लिखो या राम सीता लिखो चलेगा, लेकिन सीता कृष्ण नहीं लिख सकते हम। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब ये आगे पहले आए या ये पहले आए कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दूसरी बात है कि बॉन्ड यहां ट्रिपल नहीं चलेगा, डबल ही चलेगा। अच्छी तरह से ध्यान रखना। या सीजी है, जीसी है, ये भी चलेगा। कोई दिक्कत है तो बोल दो। चले हम आगे। कोई प्रॉब्लम किसी को? तो ये आपका डीएनए की यूनिट को हम लोगों ने देखा। चले ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा यहां पर, वो है इसी को आगे रिप्लिकेशन और डुप्लीकेशन। ठीक है ना? ये चिरकुट वर्ड है, ये नहीं लिख रहा हूं मैं चेंज कर रहा हूं। यहां पर टेक्निकल वर्ड लिख रहा हूं, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांस, तो ऋषि पहले से ही बेहोश बेहोश घूम रहा है, तो और ज्यादा उसको बेहोशी आएगी अब ऐसे वर्ड सुन के।
ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ये क्या होता है? देखो, सिंपल लैंग्वेज में हम लोग एकदम फनी और इजी लैंग्वेज में इसको देख रहे हैं, ठीक है ना? जितना हमारे को काम आएगा उससे ज्यादा डिटेल में, क्योंकि अंदर जाएंगे टेक्निकली डिफरेंस है, तो कोई बायो के एंगल से या रिसर्च एंगल से सोचे तो कहेगा कि सर ने तो गलत पढ़ा दिया। गलत नहीं पढ़ाया, मतलब सिंपल वे में पढ़ाया, ठीक है? देखो, सबसे पहले काम है यहां पर हमारे पास है डीएनए, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना के बताता हूं। तो ये आपका डीएनए है, ठीक है ना? डीएनए कहां होता है? इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में डीएनए है। इस डीएनए का अनकॉइलिंग होता है सबसे पहले, तैयारी, ठीक है ना? अनकॉइलिंग होगा और ये डीएनए किस में बदल जाता है? अनकॉइल्ड में, सिंपल थ्रेड में, ठीक है ना? डीएनए थ्रेड्स बोलते हैं इन्हें, डीएनए थ्रेड्स। आ गया समझ में? कोई डाउट है? ये तो एक बात हुई। अब हम बात करते हैं इसके बाद, अगर ये टाइमली दूसरे पेरेंट के डीएनए से जुड़ जाते हैं, ठीक है ना? ये क्या है? अदर पेरेंट डीएनए। तो ये अपने आप को ऐसे जोड़ेंगे, ये और ये आपस में जुड़ेंगे और ऐसे नई जनरेशन बना लेते हैं, और इन्हें कहते हैं डॉटर डीएनए। इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? डॉटर डीएनए। आज तक मेरे को समझ में नहीं आया कि डॉटर डीएनए क्यों बोलते हैं, सन डीएनए क्यों नहीं बोलते, भगवान जाने, ठीक है ना? विवाद का या डिस्कशन का इश्यू टॉपिक भी नहीं है, बवाल मच जाएगा। उसके बाद भी देखो इतना सारा फीमेल्स के नाम पे कर रखा है कि नाम का नाम दे दिया, फिर भी बवाल मचाते हैं कि भाई हमारे लिए कुछ भी नहीं है। कहीं किसी बुक में आपको ये नहीं मिलेगा कि सन डीएनए है। वैसे भी लड़के लोग बदमाश होते हैं, है कि नहीं? नाम देने के बाद भी क्रेडिट नहीं देंगे, ठीक है ना? ये भी सोच सकता है साइंटिस्ट ने, जिसने भी ये सारा काम किया, उसने कि भाई उसकी औलादों ने उसको परेशान कर रखा होगा, ठीक है? चलो आ जाते हैं हम लोग आगे की बात पर। तो अगला जो पॉइंट है यहां पर वो क्या है, समझो। तो ये चीज समझ में आ गई। तो नई जनरेशन का फॉर्मेशन हो गया, डॉटर डीएनए बन चुका है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ नई जनरेशन। इसी से डीएनए अपने आप को रिपीट करता है। इस प्रोसेस का नाम है डुप्लीकेशन। और रिप्लिकेशन, इस प्रोसेस का नाम है रिप्लिकेशन और डुप्लीकेशन। क्लियर हो गया? ये तो एक पॉइंट हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं, हम अपने आप की डुप्लीकेसी, इसी के कारण डीएनए क्या होता है? इमॉर्टल होता है। अब मान लो यहां पर हम आते हैं वापस, अगर एक टाइम लिमिट होती है, टाइम लिमिट तक अगर मान लो यहां पर इसका अदर पेरेंट डीएनए के साथ कांटेक्ट नहीं हो पाया, तो उसके बाद क्या होगा? वो बैचलर ही रह जाएगा। शादी की एज निकल गई, अब बैचलर रह गया वो, है ना? तो वही वाला हाल यहां है। टाइम लिमिट के बाद के अंदर अगर इधर प्रोसेस नहीं हुआ तो ये अनकॉइल्ड पार्ट अनकॉइल्ड ही रह जाएंगे। क्लियर? तो ये कहलाते हैं अब एसिड थ्रेड, मतलब ये सेम है, और इन्हें कहते हैं आरएनए। मतलब हमारी सिंपल लैंग्वेज में बोले तो बैचलर डीएनए। ये उधर तो मैरिज मैरिज हो गई उधर अदर के साथ, यहां पर क्या हो गया? बैचलर डीएनए है, मतलब ये अनकॉइल्ड ही रह गए। समझ में आया कि नहीं आया? चले हम आगे। तो अब बात करते हैं, ये जो बैचलर डीएनए है, मतलब इनको बोलते हैं, यहां से भगा देते हैं, भागो यहां से, तुम हमारी बिरादरी के नहीं रहे हो, हमारी कास्ट में नहीं आओगे तुम्हारा। तो इन्हें कहते हैं आरएनए। आर का मतलब पूरा नाम होता है राइबोसोमल। ये कहां होता है? इन राइबोसोम।
मतलब साइटोप्लाज्म उसको किक आउट कर देते हैं कि भाग यहां से, अब तू न्यूक्लियस में रहने लायक नहीं रहा है, ठीक है ना, गांव के बाहर कर दिया उसको। आया कि नहीं आया, साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम हो गया साइटोप्लाज्म, काम क्या है इनका, प्रोटीन सिंथेसिस कराना। तो कुल मिला के अनकॉइल्ड जो डीएनए होते हैं, रिपीट कर रहा हूं, जो अनकॉइल्ड डीएनए है उन्हीं को ही आरएनए में उन्हीं को ही सिंपल वे में ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हो गया, मतलब कुछ कन्वर्जन तो होते ही है ना, फिजिकल चेंज जो भी है उस तरह के, तो उनको अपन अपनी सिंपल लैंग्वेज में आरएनए में बोल दिया आर। वहां से न्यूक्लियस उनको किक आउट करके बोले भागो यहां से, और उनको भगा देते हैं मतलब साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म के आरएनए के पास आके वो चिपक जाते हैं कि साहिब हमको भी थोड़ी सी जगह दे दो। तो नाम पड़ गया उनका आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। कोई दिक्कत है तो बोलो। चले हम आगे, ये काम हो गया। अब आगे देखो, यहां पर इसके बाद ये क्या मैसेज लेके आए, एक मिनट सॉरी गलत लिख गया, ये एमआरएनए है, राइबोसोमल तो बाद में आएगा। एम मैसेंजर आरएनए, ठीक है ना, काम क्या है इनका, मैसेंजर। मैसेज काय का मैसेज लाया कि भैया हमें प्रोटीन सिंथेसिस कराना है। अब ये आर, इसी का ही कुछ पार्ट क्या होता है कि आर आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है मॉडिफिकेशन करके, और बाद में टी आरएनए, मतलब आरएनए की हमारे पास तीन टाइप होती है। सबसे प्राइमरी टाइप में जो बनता है मेनली वहां साइटोप्लाज्म से जैसे आए तो उनको कह देते हैं भैया जाओ अब तुम्हारा काम है, मैसेज दे दिया उनको, तुम्हारा काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसाइज कराओ, यहां से जाओ साइटोप्लाज्म में जाओ, ऐश करो, प्रोटीन सिंथेसाइज कराओ। तो ये मैसेज लेके आए, डाकिया डाक लाया, क्लियर है, डाकिया डाक लेके आया ना, मैसेज लेके आया भैया अब हमारे को प्रोटीन सिंथेसाइज कराना है तो लग जाओ। कौन खाना बनाएगा, कौन क्या काम करेगा, काम बांट दिए, तो कुछ तो पोस्टमैन बाबू बन गए, कुछ ने कहा भैया ठीक है मेरे को तो कुकिंग आती है, मतलब मैं तो राइबोसोम में जाके प्रोटीन बनाता हूं बैठ के, है कि नहीं। तो ये आरआरएनए ये क्या है, राइबोसोमल आरएनए है, राइबोसोमल, राइबोसोम लिख देता हूं, वो तो समझ में आ ही जाएगा इतना तो, राइबोसोम में चला जाता है। तो इनका काम है प्रोटीन सिंथेसाइज कराना, इसका काम है मैसेज, इसका काम है प्रोटीन सिंथेसाइज कराना मेनली। बना लिया खूब सारा, आपने अपनी फैक्ट्री डाल दी, माल बना भी लिया, अब माल बना के करोगे क्या, खुद ही खाओगे बैठ के, बोलो, सप्लाई तो करना पड़ेगा ना मार्केट में। तो यहां पर इसने ट्रांसपोर्ट कंपनी अपनी खोल दी, बोले हम टेम्पो चलाएंगे, हम माल को पहुंचाएंगे, आया ना, आया। तो ये कहलाएगा ट्रांसफर आरएनए। इसका काम क्या है, समझ में आ गया होगा हेडिंग से ही, इसका काम क्या है, ट्रांसफर आरएनए। तो ये काम क्या करेगा, प्रोटीन को बॉडी पार्ट में ट्रांसफर कराने का काम करेगा। देखो हेडिंग से ही मैंने बहुत सिंपल वे में इनके फंक्शंस और फीचर्स बता दिए, क्लियर है। आरएनए क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज, ये आपका ये केस हो गया, जल्दी बोलो।
अब देखो, यहां से ट्रांसक्रिप्शन और जगह कम है तो मैं यहां 2 वर्ड लिख देता हूं। एक है ट्रांसक्रिप्शन, 2 वर्ड पे हम लोग जा रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? डीएनए जो होता है आपका, उससे एमआरएनए बनाना, ठीक है ना? और एमआरएनए से मतलब डीएनए वापस बनना, डॉटर डीएनए बनना। तो ये सीधी लाइन जो है इसे कहते हैं हम लोग ट्रांसक्रिप्शन। यहां पर लिख दो। ठीक है ना? ये ट्रांसक्रिप्शन है। जबकि ट्रांसलेशन क्या होता है? डॉटर डीएनए बन गया, तो ये है आपका जबकि दूसरा है आपका ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या होता है? डीएनए से मतलब यहां तक तो हम आएंगे आएंगे, ये तो एमआरएनए ही है ना, ठीक है ना? ये और ये तो एक ही बात है, ठीक है ना? तो प्रोटीन सिंथेसाइज कराना डीएनए से, मतलब यहां से एमआरएनए लिख देता हूं, एमआरएनए, कंफ्यूज नहीं रहोगे नहीं तो, डीएनए को नहीं लिखना, एमआरएनए, उससे प्रोटीन एंड ट्रांसपोर्ट। एमआरएनए से मतलब प्रोटीन सिंथेसाइज कराओ और उसको ट्रांसपोर्ट कराओ, तो ये होता है आपका ट्रांसलेशन। ये दोनों के दोनों प्रोसेस होते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन का मीनिंग समझ में आ गया। मींस यहां पर अगर मैं बोलूं तो ये जो पार्ट है इससे कहेंगे हम लोग ट्रांसलेशन। इस पार्ट का नाम क्या है हमारा? ट्रांसलेशन। फटाफट कमेंट दो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बोलो। हो गया क्लियर? चलो आगे देखते हैं हम लोग। मींस न्यूक्लिक एसिड का जो काम है बेसिक जितना है वो कर दिया। अब इसमें एक चीज हमने देखी, डीएनए का काम है जीन्स का फॉर्मेशन करना, जेनेटिक मटेरियल का मतलब परफॉर्मेंस लेना। मींस एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक डीएनए पहुंचता है। इसीलिए डीएनए के बहुत सारे यूज हैं, आपको सबको पता है। टिपिकल क्राइम जब होते हैं या कोई डेड बॉडी होती है जिसका पता नहीं चल रहा है, या कई सस्पेक्टेड 2000 उसको क्लेम करने वाले लोग आ जाते हैं, या डाउट होता है, क्रिमिनल का पता करना है तो डीएनए से पता चलता है कि नहीं? हॉस्पिटल में छोटे बच्चे अल्टी पल्टी हो गए पैदा होते ही, तो डीएनए टेस्ट करके पता कर लेते हैं कि कौन कहां से आया। क्लियर है कि नहीं? बोलो कोई दिक्कत? तो पेरेंट मतलब कारण है ना कि मदर फादर का डीएनए और बच्चे का डीएनए सेम होता है। अब मान लो एक एग्जांपल है, मैं हूं, अब मेरे अंदर 2 थ्रेड है, तो 2 थ्रेड है तो एक थ्रेड मेरी मदर का है और एक थ्रेड मेरे फादर का है। इट मींस मेरे दोनों पेरेंट्स का डीएनए मेरे अंदर है। क्लियर हो गया? तो कई बार डेड बॉडी है, तो अगर मान लो मेरी डेड बॉडी का पता करना है कि ये
अभी क्यों मरूंगा मैं, कोई डेड बॉडी ले ना मेरे को, मैं तो जिंदा हूँ, ठीक है ना। तो अगर आपको ये कि कोई डेड बॉडी है तो उसके मदर या फादर के साथ हो या उसके ब्रदर, मतलब कोई भी ब्लड रिलेशन वाला कोई भी हो, ब्लड रिलेशन का मतलब क्या हो गया, भाई बहन, बुआ चाचा फूफा फूफी मौसा मौसी, मतलब दोनों टाइप के जो है ना आपका पेरेंटियल और मैटरनल, पैटर्नल और मैटरनल, मतलब ननियाल और आपका जो ददियाल, उन दोनों में से किसी के साथ भी आप मैच करा लो, आपका डीएनए मैच करेगा ही करेगा। क्लियर? ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मम्मी पापा और भाई बहन के साथ ही, बुआ फूफा, मतलब आपके ताऊ जी, लंबे लंबे रिश्ते वाले सब। अभी स्टोरी सुनाता हूं, पहले एक बार पहले टॉपिक को कवर कर देता हूं, जिससे लास्ट के 5-10 मिनट में स्टोरी सुनाऊंगा, ठीक है ना, इसी का ही। अगला टॉपिक लेते हैं हम लोग, इसी को कंटिन्यू करते हुए। तो जेन एप्लीकेशंस वाला पार्ट है, ये तो हो गया, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस। तो डीएनए, फिंगरप्रिंट और एप्लीकेशंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, है ना। इंपॉर्टेंस, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में क्या है, सबसे पहला काम, डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल है। दूसरा, आरएनए है इन प्रोटीन सिंथेसिस। आरएनए कहां काम आएगा, प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है ना। डीएनए आरएनए के दो मेन यूज तो समझ में आ गए। इसके बाद अब बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए आरएनए में क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन। डीएनए टेस्ट करते हैं, पता है ना। तो ये एक बहुत बड़ा वाइड पार्ट हो चुका है आज की डेट में, ठीक है ना। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स फॉर ऑफ क्रिमिनल्स, पैटर्निटी मतलब कौन मम्मी पापा हैं वो पता करने में, ऑफ एन इंडिविजुअल। डेड बॉडीज का पता करने में, फैमिली जो है डेड बॉडीज का क्लेम करती है कि ये हमारा छोकरा है, हमारी छोकरी है, उसका पता भी यहां से कर सकते हैं। बताया था, कॉमन चीजें हैं, ऐसा नहीं कि नई चीजें आप सुन रहे हो। ये तो आप क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया देख देख के सुधर गए। क्लियर है कि नहीं। अगला, रीराइट बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। रीराइट बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, क्लियर है कि नहीं। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का मतलब क्या है
कि जैसे एक एग्जांपल है, आपने सबने वो देखी है जुरासिक पार्क के खूब सारे वो आए हैं, जुरासिक वर्ल्ड वगैरह वगैरह, बहुत चली हुई है पिक्चर है क्या नहीं, अब तक की हिस्ट्री की सबसे अच्छी मूवीज में से, सबसे ज्यादा हिट मूवीज में से एक है। क्लियर। वो देख देख के आज भी मेरे को तो डाउट होता है, तुम्हारा मेरे को पता नहीं, हम लोग यही सोचते हैं क्या पता कहीं पे मतलब किसी पार्ट में मतलब वो डायनासोर के पार्ट तो मिल ही गए ना अब तो। ठीक। हाँ, तो डायनासोर के पार्ट वगैरह तो मिल ही गए, तो हो सकता है कहीं पे किसी पार्क में डायनासोर डेवलप कर दिए, किसी दिन आता माजी सटक ली डायनासोरों की और बाहर आके सबको समझ में आ गया, जैसे मूवीज में दिखाते हैं वैसे ही कर सकते हैं। मतलब ऐसे जो खत्म हो चुकी है जनरेशन्स, अगर उनका हजारों लाखों करोड़ों ईयर्स के बाद भी अगर उनका बॉडी पार्ट मिल गया, कोई भी गलती से हड्डियां जो कभी भी खत्म नहीं होती, हड्डियां हैं इमॉर्टल है, वो भी कभी खत्म नहीं होती। क्लियर है ना। तो जरा भी बॉडी पार्ट कहीं भी मिल गया तो उसमें से एक डीएनए टेस्ट, डीएनए का एक पार्ट भी मिल गया, और उसके बाद तो फिर पूरी की पूरी चेन हम बना सकते हैं। आया कि नहीं आया समझ में, बोलो। क्लियर है कि नहीं। तो ऐसे इसका मतलब ये है कि बायोलॉजिकल इवोल्यूशन है रीराइट करना, मतलब जो चीजें खत्म हो चुकी हैं लिविंग्स की, उनको हम दोबारा से बना सकते हैं, ये इसका मीनिंग है। ये डिसाइड हमें करना है कि हमें बनाना है या नहीं बनाना है। ठीक है ना। क्लोन बनाने वाला काम, क्लोनिंग में क्लोनिंग होती है, सेम कॉपी टू कॉपी मार देते हैं, हाँ या ना। तो उसमें भी डीएनए का काम आता है। तो ये कुछ डीएनए की या न्यूक्लिक एसिड की मेन मेन इंपॉर्टेंस मैंने आपको यहां लिखी है। एक होता है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, ठीक है ना। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में होता क्या है बोलो। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में कोई बताएगा। तो ये सारे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के पार्ट, एक्चुअली क्या होता है कि ऐसा नहीं कि फिंगरप्रिंट का मतलब वही होता है या नहीं। ये सब पार्ट डीएनए टेस्ट जितने भी होते हैं ये उसी के अंदर डाल दिए गए। समझ लो ओरिजिनल फिंगर प्रिंटिंग, आपको पता है कि चाहे हम लोग कितने ही पढ़े लिखे हो गए, लेकिन जब हमें कोई प्रॉपर्टी का या कोई ज्यादा वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं तो हम पढ़े लिखों को भी गंवार बनना पड़ता है। दावा मतलब अंगूठा लगाइए, है कि नहीं, इस टाइम पे अंगूठा लगाओ, कोर्ट में अंगूठा लगवाते हैं, जज इतना पढ़ा हुआ है वो भी कहेगा अंगूठा लगाओ भाई। अरे भाई कुछ तो देख लो यार, इतने साल पढ़े, समझ में आया। तो ये क्या चक्कर है, उसका कारण है कि आपके जो है किसी का भी फिंगरप्रिंट आपका कभी नहीं मिलेगा, आपस में मैच करेगा ही नहीं। आज तक का रिकॉर्ड, बिल्कुल आज तक का फिंगरप्रिंट है या बिल्कुल सेम डीएनए कभी नहीं मिलता। मेरे अंदर जो डीएनए है वो कभी भी कहीं रिपीट नहीं होने वाला है। आप कहोगे सर करोड़ों अरबों लोग अभी भी हैं, और आज मेरे अंदर है, आज के टाइम में नहीं होगा, लेकिन हजारों साल पहले मेरा डीएनए सेम हो सकता है क्या, तो नहीं। डीएनए का यूनिट इतना बड़ा होता है, माइल्स में होती है यूनिट, और वहां पर जरा भी जो आपका अरेंजमेंट था एटीटीए वाला, जरा भी एक जगह भी गड़बड़ हो गया तो फर्क फर्क पड़ जाता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंट को जैसे ये है, तो वो फिंगरप्रिंट जो है उसको फाइनल मानते हैं कि कोई भी चीज में कि ये फाइनल है। ठीक है ना, मतलब ओके करने के लिए डन कर दिया कि रोक दिया, ये चीज जो है वो फाइनल है। आया कि नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत है तो बोलो। चले, ठीक है। एक ये पॉइंट हो गया। पानी पी लूं। ये बात आई समझ में आपको, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक बात ध्यान रखना, मॉडर्न टेक्निक में अब अलग बात है कि आर्टिफिशियल फिंगरप्रिंट बना दिए जाते हैं ना। तो अभी क्रिमिनल है, उसने क्या हुआ, मेरा फिंगरप्रिंट स्कैन कर लिया पूरा का पूरा, ठीक है ना। अब उसके स्कैन करके एक पतली सी लेयर बना लेता है वो फिंगरप्रिंट की, मतलब जो लेयर होती है ना। अब जब उसको कांड करना है मेरे नाम से,
है क्या नहीं? तो वो उसको यहाँ लगाएगा। देखा होगा आपने, मूवीज देखा करो, इसलिए बोलता हूँ कि मूवीज देखो, एडवांस बनोगे, ठीक है ना? लेकिन वो पेड़ों के चारों तरफ हीरो हीरोइन डांस करते, वो मूवीज से गाने गाना सीखोगे पेड़ के चारों तरफ। मतलब एडवांस मूवीज में आप देखते हो ना, हाईटेक मूवीज में, तो वो क्या होता है, क्राइम करता है, तो वो क्या करता है, वो पहले लेयर को लगा लेगा, उसके बाद फिर अपना उसका तो ओरिजिनल थंब तो कुछ और ही है ना। आया कि नहीं आया समझ में? तो ये है। चले हम आगे, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। तो ये डीएनए आपका खत्म हो गया, डीएनए फिंगरप्रिंट। यहां पर एक इंपॉर्टेंट नाम है हरगोबिंद सिंह खुराना, नाम तो सुना ही होगा, है नहीं? या डीएनए के इसमें आपको दो नाम याद रखने, डीएनए का स्ट्रक्चर किसने दिया था, डबल हेलिकल, तो सबको पता होता है, वॉटसन एंड क्रिक ने। दूसरा है अपने इंडियन है हरगोबिंद सिंह खुराना, उन्होंने क्या किया था, डीएनए के ये जितना भी हम पढ़ रहे हैं इस सबको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, मतलब डीएनए को डिस्कवर करना अलग बात है, एकदम मॉडिफाई करके एडवांस फॉर्म में उसके इंपॉर्टेंस बताना अलग बात है, तो वो दिया था मिस्टर खुराना ने। और बिकॉज ऑफ दैट उनको नोबेल प्राइज मिला था। तो बहुत वैल्यूएबल और रेस्पेक्टेड नेम है इस डीएनए कैटेगरी में। तो डीएनए कैटेगरी में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल जो नेम है ना, उनमें से एक है, टॉप 3 में। क्लियर? अगला एक और वर्ड है यहां पर, वो मैं कवर कर दूं, वैसे कोई काम का नहीं है, हेडिंग डाल के छोड़ रखा है, बट ठीक है। हार्मोन्स, नाम तो सुना है इसका भी, जल्दी से बोल दो। चलो, हार्मोन्स क्या होते हैं? तो हार्मोन्स क्या होते हैं, ये टाइप ऑफ प्रोटीन्स हैं, टाइप ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स ही होते हैं ये, ठीक है ना? कंट्रोल ऑल बॉडी एक्टिविटीज, ACTIVITIES, ठीक है ना, लाइक एंजाइम्स। मतलब एकदम से आपको कोई शॉक हुआ, ठीक है ना, तो इस तरह से सीक्रेट्स बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है ना, वो हार्मोन्स को सीक्रेट कराती है। जैसे एक एग्जांपल है, आप देखो तो एकदम से अगर आप ऐसे खड़े और पीछे से कोई आके डरा दे आपको, है या नहीं, या आपके हार्ट बीट एकदम चेंज हो जाती है, पक्का है ना? खुशी में भी, डर में भी, एकदम विद इन सेकेंड, तो बहुत बड़ा बोल दिया, सेकंड के 1000 पार्ट में इतना रैपिड चेंज हो जाता है। गुस्सा आया, आपकी हार्ट बीट बढ़ गई, ये हुआ वो हुआ। तो ये काम कौन करता है? तो एक ग्लैंड होती है हमारे, एड्रेनल ग्लैंड, वहां से जो हार्मोन, एड्रेनल हार्मोन सीक्रेट होता है, वो ये काम करता है। आया समझ में कि नहीं आया, बोलो। तो ये हार्मोन ने क्या किया, हमारे ये इन एक्टिविटीज को कंट्रोल किया। अब मान लो वो एक लिमिट तक है, तब तक तो हम कुछ सेकंड में नॉर्मल हो जाते हैं, कुछ मिनट में नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन अगर वहां रेगुलेशन गड़बड़ हो गया, एक लिमिट से ज्यादा एड्रेनल सीक्रेट हो गया, तो जोश जोश में हो सकता है हम हार्ट अटैक या ऐसे शॉक लग के ही मर जाए। कई बार होता है ना, एकदम खुशी,
या एकदम डर, दोनों ही बातों में आप देखो कई लोग निपट जाते हैं। कारण अभी एकदम खुशी खुशी में मर गया या फिर एकदम से डरा दिया जाए, डर से ही हार्ट अटैक आ गया उसको, क्योंकि वहां पर उनका हार्मोनल चेंज इतना रैपिड, इतना ज्यादा हो गया कि बॉडी उसको कंट्रोल नहीं कर पाई। हम लोग अभी कंट्रोल कर लेते हैं। आ गया समझ में? चले हम आगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स की लिस्ट में यहां बना देता हूं, वैसे कोई काम का नहीं है बट ठीक है। तो ग्लैंड कौन सी है? तो एक है हाइपो हाइपोथैलेमस। तो ये आपका फंक्शन क्या है इनका? तो फंक्शन होता है स्टिमुलेट एंड कंट्रोल द रिलीज ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, कंट्रोल द हार्मोन्स ऑफ ग्लैंड। ठीक है ना? हाइपोथैलेमस का तो ये। अब हमारी जो मास्टर ग्लैंड है, ये तो एक हो गया हाइपोथैलेमस, तो ये तो ब्रेन का पार्ट है, पता होगा आपको। अब हमारा है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसी को हम लोग बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। ठीक है ना? तो ये आपका ग्लैंड है, इससे जो हार्मोन निकलते हैं वो दो हार्मोन निकलते हैं। एक निकलता है आपका ACTH हार्मोन, जो स्ट्रेस रेस्पॉन्स को कंट्रोल करता है, कंट्रोल ठीक है ना? यही मैंने आपको बताया था। मेन तो यही ध्यान रखो, बहुत है, इतना डिटेल अपने बायो की तरह तो है नहीं। ठीक है ना? तो इसका पूरा नाम ध्यान रखना हो तो रख लो भले, इंटीरियर एड्रिनोकॉर्टिकल अगला है आपका पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जो है, तो ये पीनियल ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है मेलानिन, मेलेटोनिन, इस हार्मोन का काम क्या है? स्लीप साइकिल एंड अदर बायोलॉजिकल रिदम्स कंट्रोल।
मतलब हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है ना, उसको कंट्रोल करने का काम होता है मेलानिन का। जैसे नींद है, किसी की नींद में डिस्टर्बेंस है, नींद आती नहीं है, कम ज्यादा आती रहती है, इसका मतलब उसका मेलेटोनिन जो है ना, उसमें घोटाला हो गया। क्लियर। थायराइड, ये नाम तो सबने सुना है, टीएच। इससे जो हार्मोन निकलता है वो होता है थायराइड। इसका काम क्या होता है? मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन। मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन। और देखो, एड्रिनल वाला आप देखो, इससे जो मेन हार्मोन है, डिटेल में नहीं जा रहा हूं, एड्रिनल है। तो ये क्या है? की है फाइट टू फाइट रेस्पॉन्स फॉर, इमीडिएट भी बोल सकते हो आप, इमीडिएट रेस्पॉन्स या इमीडिएट जो भी काम होता है ना, उसको देखता है ये। फाइट टू फाइट का मतलब इमीडिएट। उसके लिए काम आता है ये मेन। अगला है आपका मेल फीमेल के सेक्स हार्मोन्स। तो यहां पर सेक्स सेक्स हार्मोन मेल्स में मतलब जो होता है आपका, वो होता है टेस्टोस्टेरोन। और फीमेल में जो होता है वो होता है आपका ये मेल, मतलब वो अब इसमें बताने की जरूरत तो है नहीं कि भाई मेल और फीमेल के जो भी चेंज है, उनकी जो भी एक्टिविटीज है, उन सबको कंट्रोल करने का काम करते हैं ये सेक्स हार्मोन्स। क्लियर है कि नहीं? मेल फीमेल की जो भी एक्टिविटीज है, उन सबको कंट्रोल करने का काम करते हैं ये सेक्स हार्मोन्स। तो मैंने यहां पर हार्मोन्स को भी पॉइंट टू पॉइंट आपको कवर कर दिया है। क्लियर बच्चों? कोई दिक्कत है तो बोलो, फटाफट यहां तक बोलो। सर चलो, तो ये आपका लेसन ही खत्म हो गया है भाई, पूरा का पूरा। ठीक है, अब मैं वो थोड़ा सा जो आपको 5 मिनट का थोड़ा एंजॉय करा दूं कि भाई कैसे हमारा जेनेटिक मटेरियल, मतलब डीएनए कैसे जेनेटिक मटेरियल की तरह काम आता है, और क्लास को खत्म करते हैं। ये एक टॉपिक जो ऐसे ही जनरल डिस्कशन है बस। देखो क्या होता है कि डीएनए, अभी जो डीएनए आपको बताया था डॉटर डीएनए तक का, वहां तक का किस्सा तो समझ में आया। अभी मान लो एक एग्जाम्पल है, सपोज करें, ध्यान से देखना, ये एक पर्सन है। अब पर्सन में ये एक डीएनए है, तो ये डीएनए जो है ये मान लो फादर का है, मान लो,
सेंटर पे ले लूंगा, दिखने में प्रॉब्लम रहेगा। समझना, ये एक पर्सन है, इस पर्सन में जो डीएनए है वो क्या है, एक ये फादर साइड का डीएनए है मान लो, और ये मदर साइड का डीएनए है। कोई दिक्कत है तो बोलो। चले हम आगे। अब क्या होगा, अब अगली जनरेशन में जब जाएंगे तो क्या होगा, ठीक है, यहां से एक डीएनए, क्योंकि ये अब डीएनए फादर मदर के है, लेकिन अब आगे का थ्रेड जो मेरा चलेगा, तो ये क्या होगा, नया डीएनए है माइन, ये क्या होगा, फीमेल डीएनए है। तो इस तरह से दोनों जुड़ेंगे तो नई जनरेशन आ जाएगी। तो अब ये थ्रेड जो है ये माइन है, मेरा थ्रेड है। अब ये मेरा थ्रेड आया कहां से, पेरेंट से, मतलब यहां से, है ना। और ये क्या है, मतलब फीमेल है, फीमेल थ्रेड है, तो ये आया कहां से, मतलब फीमेल पेरेंट से, है ना। तो इस तरह से ये थ्रेड हुआ। अब ये थ्रेड यहां पर कॉम्बिनेशन से क्या हो गया कि ऐसा नहीं कि थ्रेड एज इट इज चल रहा है, वो मॉडिफाई थोड़ा बहुत होता रहता है। वो तो आप अभी समझ रहे हो कोरोना वायरस का, कि वो अपने आप को बहुत चेंज करता जा रहा है टाइम टाइम पे, है कि नहीं, इसलिए तो उसको पकड़ में नहीं आ रहा। तो यहां पर भी वही होता है। अब अगली जनरेशन में क्या होगा, ये थ्रेड चल रहे हैं, ठीक है ना, ये इनमें से क्या होगा कि यहां वाले कॉम्बिनेशन इनके साथ मैच कर रहे हैं, और ये नया नया कॉम्बिनेशन है, न्यू कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। ये एक थ्रेड इस कॉम्बिनेशन का है, अब ये कॉम्बिनेशन है तो ये पुराना कॉम्बिनेशन का पार्ट चलता ही जा रहा है, ऐसा नहीं कि वहां चेंज हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आगे की जनरेशन चलती रहती है। कोई डाउट है। एक चलो हमारे हिंदू कल्चर में यहां पर इतनी बात हुई, तो एक और बात बता देता हूं। हम लोगों के हिंदू कल्चर में जब शादी करते हैं तो क्या होता है, दो तीन बातों को देखते हैं, गोत्र मिलाते हैं। सबसे पहले मदर और फादर के जो गोत्र वाली चीजें हैं उनको तो अवॉइड करते हैं कि भाई नहीं, मतलब फादर का गोत्र है तो वो दादा का गोत्र भी है, क्लियर। फिर दादी का और नानी का गोत्र अवॉइड किया जाता। चार गोत्र हम लोग अपने घर पे बात कर लेना, उसका लॉजिक बता रहा हूं, ठीक है ना। मतलब ये नहीं कह रहे यार ये तो पुराने जमाने की बातें हैं, ऐसा कह के हम लोग टाल देते हैं, लेकिन अब उसका साइंस में लॉजिक बता रहा हूं कि गोत्र क्यों अवॉइड किए जाते हैं। कारण कि अभी मान लो मैं अपने एक, मान लो मैंने अपने क्लोज में, मान लो अपनी फैमिली मेंबर्स के ही साथ शादी कर ली, जैसे कुछ और रिलीजन में होता है, तो वहां क्या प्रॉब्लम होगा कि ये हमारा एक थ्रेड है, वही थ्रेड मेरे दूसरे कोई रिलेशन के साथ मैच हो रहा है, और काफी क्लोज थ्रेड मैच हो रहा है। अब मान लो इस थ्रेड के कारण क्या होता है कि बहुत सी डिजीज होती है जो जेनेटिक डिजीज होती है, डायबिटीज है शुगर वाली, हीमोफोलिया है, थायराइड है, ऐसे बहुत सी डिजीज जो जेनेटिक होती है। कहते हैं ना कि तुम्हारे तो शुगर है, अरे यार खानदानी बीमारी है, तो डायबिटीज वाली पक्का है ना। तो अब ये डिजीज है, अगर हम ये डिजीज है, दोनों एक क्लोज रिलेशन वालों की शादी हो गई, तो क्या होगा, वो डिजीज कभी भी खत्म नहीं होगी, चलती रहेगी, उसका खत्म होने का चांस बिल्कुल नहीं है। अगर मान लो मेरे पैटर्नल साइड में, मतलब मेरे पापा या मेरे पापा के दादा वगैरह, इनको डायबिटीज चल रही है, और मेरी मदर साइड में डायबिटीज जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक डिजीज नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, मेरे को डायबिटीज होने के चांस हैं, बट अगर मैं सेफ्टी रखूंगा तो डायबिटीज नहीं भी होगी। क्यों, क्योंकि 50-50 चांस है, ये कहता है डायबिटीज होने का है, ये कहता है डायबिटीज होने का नहीं है। लेकिन अगर मान लो ऐसा हो गया कि दोनों साइड डायबिटीज ऑलरेडी जेनेटिक चल रहा है, तो मेरा बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, मेरे को डायबिटीज होगा ही होगा, चाहे मैं कितना ही खान पान पे कंट्रोल करूं। आप कहोगे अरे योगा शोगा सब कर लो, बिल्कुल कर सकते हैं। तो भैया जवाब दे दो, बहुत से बच्चे बाय बर्थ डायबिटिक हो जाते हैं, कैसे, बेचारे ने अभी खाया भी नहीं इस दुनिया का तो कुछ भी। समझ में आया। तो अवॉइड गोत्र करने का रीजन क्या है कि यहाँ और यहाँ के जो अगर सेम टाइप डिजीज है या कोई ऐसे टॉक्सिक चीजें हैं, तो वो मैच करे, और उस मतलब ना मैच करे, एटलीस्ट उसकी प्रोबेबिलिटी कम तो रहे।
आ गया समझ में? तो ये भी बहुत बड़ा पुराने जमाने का लॉजिक है, जिसको साइंस की लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है। ठीक है? अभी कोई डाउट है, समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बोल दो, नहीं तो टॉपिक हो गया खत्म। अगले लेक्चर में इसके डाउट सेशन पे हम लोग चलेंगे। ठीक है? तो जब फटाफट बोलो। चले? ठीक है? चलो।